तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प केस के बारे में, मफतलाल इंडस्ट्रीज केस। ये केस एक इतने सीधे साधे सवाल से शुरू होता है, लेकिन इसका जवाब इतना घुमावदार है कि आप हैरान रह जाएंगे। सवाल बहुत ही सिंपल है ना? कोई भी कंपनी अगर ज्यादा टैक्स भर दे तो क्या उसे रिफंड मिलना चाहिए? मतलब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। ज्यादा पैसे दिए हैं तो वापस तो मिलने ही चाहिए, इसमें सोचना क्या है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सोचिए, क्या हो अगर उस कंपनी ने वो एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा अपनी जेब से दिया ही ना हो, बल्कि अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर अपने ग्राहकों से, मतलब हम और आप जैसे लोगों से, पहले ही वसूल लिया हो। बस ये एक छोटा सा लेकिन पूरे मामले को सिर के बल खड़ा कर देता है, और यहीं से शुरू होता है असली कानूनी और नैतिक दंगल। तो चलिए आज के हमारे सफर का रोड मैप देख लेते हैं। हम एक सिंपल से सवाल से शुरू करेंगे, फिर केस की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले इस कानूनी दांव-पेंच को समझने के लिए इसे एक बहुत ही आसान रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप और आपके दोस्त रेस्टोरेंट गए, बिल आया और सबने मिलकर पैसे चुका दिए। बाद में पता चला कि रेस्टोरेंट ने आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए थे। अब अगर रेस्टोरेंट वो पूरा एक्स्ट्रा पैसा वापस तो करे, लेकिन सिर्फ आपके एक दोस्त को दे दे, तो क्या ये फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस दोस्त को वो पैसे मिल गए जो असल में सबने मिलकर दिए थे। ये तो उसकी बिना मेहनत की कमाई हो गई ना, एक तरह का विंडफॉल गेन। बस इस एक आइडिया को पकड़ के रखिए, पूरा केस इसी पर टिका है। चलिए अब इसी रेस्टोरेंट वाले लॉजिक को भारत के एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक टैक्स केस पे लगाकर देखते हैं। ये कहानी है मफतलाल इंडस्ट्रीज की, एक ऐसी कंपनी जो इस पहेली को सुलझाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो सीन कुछ ऐसा था। मफतलाल इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी अपने ही कारखाने में इस्तेमाल करने के लिए धागा यानी ब्लेंडेड यार्न बनाती थी। अब सरकार इस धागे पर भी एक्साइज ड्यूटी लगा रही थी। कंपनी ने कहा, एक मिनट, एक्साइज ड्यूटी तो उस सामान पर लगती है जो बनाकर बेचा जाता है, हम तो ये धागा बेच ही नहीं रहे, खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने माना कि हाँ, ये टैक्स लगाना अल्ट्रा वायर्स है, मतलब कानून के दायरे से बाहर है, अमान्य है। तो कंपनी ने तुरंत कहा, ठीक है, अगर टैक्स अवैध था तो जो पैसा हमने भरा है वो हमें वापस चाहिए। अब यहाँ तक तो कहानी एकदम सीधी सपाट लगती है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। और ठीक इसी मोड़ पर सरकार ने अपना तुरुप का इक्का फेंका, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। सरकार ने माना कि टैक्स चुकाया गया, लेकिन पूछा, ये जो टैक्स चुकाया गया, इसका पैसा असल में किसकी जेब से गया? तो अब मैदान में दो टीमें थीं, दोनों के अपने अपने तर्क। कंपनी कह रही थी, देखिए, हमने एक अवैध टैक्स भरा है, कानून यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 72 कहता है कि हमें हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। वहीं सरकार का कहना था, रुकिए, आपने जो भी टैक्स भरा वो तो आपने अपने बनाए हुए कपड़े की कीमत में जोड़कर ग्राहकों से वसूल लिया, तो असल में पैसा तो आपकी जेब से गया ही नहीं। अगर हम आपको रिफंड दे दें तो ये तो आपका डबल फायदा हो जाएगा, एक बार ग्राहकों से वसूला और दूसरी बार सरकार से ले लिया, ये तो सरासर अन्याय होगा। और सरकार का ये जो पूरा तर्क था ना, वो एक बहुत ही पुराने और जरूरी कानूनी सिद्धांत पर आधारित था। इसे कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट या अन्यायपूर्ण समृद्धि। सीधा साधा मतलब ये है कि कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के नुकसान पर या दूसरे की कीमत पर खुद को अमीर नहीं बना सकता, मतलब बिना हक के कोई मुनाफा नहीं। इस आइडिया को और पक्का करने के लिए कानून में एक बदलाव किया गया। सेंट्रल एक्साइज एक्ट में एक सेक्शन 12B जोड़ा गया। ये सेक्शन कहता था कि अब से ये मानकर चला जाएगा कि हर कंपनी जिसने एक्साइज ड्यूटी भरी है, उसने उसका पूरा बोझ अपने कस्टमर पर डाल दिया है। हाँ, अगर कंपनी ये साबित कर दे कि उसने ऐसा नहीं किया तो बात अलग है। मतलब अब साबित करने की जिम्मेदारी, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो कंपनी पर आ गई। और सोचकर देखिए, ये साबित करना कितना मुश्किल है। कोई भी कंपनी ये कैसे बताएगी कि उसके प्रोडक्ट की फाइनल कीमत में टैक्स का हिस्सा ग्राहक से नहीं लिया गया? ये तो लगभग नामुमकिन था। ये मामला इतना बड़ा, इतना पेचीदा और इतना जरूरी हो गया कि इसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी बेंच बैठी। कोई छोटे मोटे 2 या 3 जज नहीं, बल्कि पूरे 9 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और उनका जो फैसला आने वाला था, वो भारत के टैक्स कानूनों की किताब में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और ये समझना जरूरी है कि कोर्ट का फैसला हवा में नहीं आया।
इसके पीछे सालों का कानूनी विकास था। पहले रिफंड के लिए सिर्फ 3 महीने का टाइम होता था, फिर 1980 में इसे 6 महीने किया गया। 1991 में अनजस्ट एनरिचमेंट के सिद्धांत को बाकायदा कानून का हिस्सा बनाया गया और फिर 1996 में मफतलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत पर अपनी आखिरी और सबसे मजबूत मुहर लगा दी। और जब फैसला आया तो वो जबरदस्त बहुमत से आया। 9 में से 8 जज एक ही बात पर सहमत थे। ये कोई 5-4 का क्लोज फैसला नहीं था। इस 8-1 के फैसले ने अनजस्ट एनरिचमेंट के सिद्धांत को भारतीय कानून में चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। कोर्ट की एक लाइन इस पूरे फैसले का सार बता देती है। कोर्ट ने कहा, कानून का मकसद किसी के नुकसान की भरपाई करना है। इसका मकसद उन लोगों को बैठे बिठाए फायदा पहुंचाना नहीं है जिन्हें असल में कोई नुकसान हुआ ही नहीं। मतलब अगर आपकी जेब से कुछ गया ही नहीं तो आपकी जेब में कुछ वापस क्यों डाला जाए। तो इस फैसले से रिफंड के लिए 4 बिल्कुल साफ नियम बन गए। पहला, सिर्फ ये कह देना कि टैक्स अवैध था रिफंड के लिए काफी नहीं है। दूसरा, जो भी रिफंड मांग रहा है उसे ये साबित करना होगा कि टैक्स का आर्थिक बोझ उसी ने उठाया है, किसी और ने नहीं। तीसरा, अगर बोझ ग्राहकों पर डाला जा चुका है तो भैया रिफंड भूल जाइए। और चौथा, रिफंड के सारे मामले टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए ही सुलझाए जाएंगे, सीधे सिविल कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ये फैसला सिर्फ मफतलाल इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं था। इसने भारत के पूरे टैक्स सिस्टम की नींव को हिलाकर एक नई, ज्यादा मजबूत शक्ल दे दी। चलिए देखते हैं कैसे। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, कंपनी को रिफंड नहीं मिलेगा, पर उस पैसे का क्या होगा जो सरकार के पास जमा है? क्या सरकार उस पैसे को अपनी तिजोरी में रख लेगी? ये तो सरकार के लिए अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा। नहीं, कोर्ट ने इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता निकाला। ये पैसा जाता है एक खास फंड में जिसका नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड या उपभोक्ता कल्याण कोष। ये कानून में बाकायदा बनाया गया है। नियम ये है कि सरकार इस पैसे को अपने पास नहीं रख सकती। उसे इस फंड का इस्तेमाल देश के उपभोक्ताओं यानी आम जनता के भले के लिए ही करना होगा। ये कितना शानदार आइडिया है, सोचिए। पैसा उस कंपनी को नहीं मिला जिसने बोझ आगे पास कर दिया था। पैसा सरकार की जेब में भी नहीं गया। पैसा घूम फिर कर वापस उसी क्लास के पास पहुंच गया जिसने उसे असल में चुकाया था, यानी हम और आप, जनता। तो अगर इस पूरे केस से सिर्फ एक लाइन घर ले जानी हो तो वो ये है, रिफंड का हकदार वो नहीं है जिसने टैक्स चुकाया है। रिफंड का हकदार वो है जिसने टैक्स का बोझ उठाया है। किसने बिल पे किया ये मैटर नहीं करता। बिल का पैसा असल में किसकी जेब से गया, सारा खेल उसी का है। और इस केस की अहमियत आज भी उतनी ही है। अनजस्ट एनरिचमेंट का ये सिद्धांत आज हमारे मॉडर्न टैक्स सिस्टम जैसे कि जीएसटी की भी रीढ़ की हड्डी है। आज भी जब जीएसटी रिफंड की बात आती है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि कहीं टैक्स का बोझ कस्टमर पर तो नहीं डाल दिया गया था। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब बात आती है उपभोक्ताओं को अनुचित लागतों से बचाने की, तो उनका असली रखवाला कौन है? क्या वो अदालतें हैं जो कानून की व्याख्या करती हैं, या सरकार जो नीतियां बनाती है, या फिर खुद कंपनियां जिन्हें ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा।